Association for giving us an opportunity to share whatever we have learned, right? So I think research की जो दुनिया है, I think ये इतनी डीप है कि अपने आप को इसमें मास्टर कहना है, I think it will be something very foolish. So जो भी हम लोगों ने आज तक सीखा है ना, जो भी हम लोगों ने अपने सीखा है, Dr. Vishnu is a typical hardcore researcher. I'm a faculty plus a researcher, so I'm a editor of I was an editor of Gurukul Business Review, the annual referee general of Gurukul Kangadi Vishwavidyalaya, which was courtesy, thanks to my head and dean that under his leadership I was able to get my journal indexed in Web of Science Emerging Source Citation Index group. So I think as a field of research, I've seen research from all the perspective. Being as a teacher, अंडरस्टैंडिंग कि भैया कितना प्रेशर होता है एक टीचर के ऊपर पब्लिकेशन का. एक टाइम था जब हमको केवल टीचिंग पे ध्यान देना पड़ता था, लेकिन आज के समय अब वो टाइम आ चुका है कि केवल टीचिंग से हमारा काम नहीं चलेगा. वी ऑल हैव टू पुश आवरसेल्फ एंड गेट इनटू द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन बिकॉज नाउ इट हैज बिकम अ नेसेसिटी. हम इससे दूर नहीं भाग सकते और ये सब जगह मतलब इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, आई थिंक इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. वी कैन सी दैट. मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स दिखाऊंगा ड्यूरिंग द टाइम की इट इज नॉट ओनली दैट इन इंडिया वी आर बीइंग प्रेशराइज्ड टू पब्लिश अ गुड रिसर्च पेपर, but it's a global issue actually, I should say, right? It's something which is globally we all have to take care of, right? So today what we are covering, so ladies and gentlemen, these are the following topics which we will like to cover in this 3 hours session. सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको एक कॉन्सेप्ट बताने के लिए जिसका नाम है रिसर्च साइकिल, है ना. आई थिंक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मुझे लगता है कि शायद डिटेल इन्वेस्टिगेशन में आपने मैक्सिमम जो स्पेसिफिकली पब्लिकेशन की फील्ड में न्यू है उन्होंने ये चीज का बहुत ज्यादा रूबरू नहीं हुए होंगे. तो पहले मैं आपको इस फैक्ट फाइल से रूबरू कराऊंगा. उसके बाद देन वी विल मूव टू Dr. Vishnunath will take you deep inside the fundamentals of manuscript preparation. What are the do's and don'ts inside the manuscript? What the title should be, what the abstract should be, how the keyword should be, what we have to write in the introduction, how we have to prepare the center section, and etc. etc. Right? Then after Dr. Vishnunath will, जब आपको एक बार deep लेके आ जाएंगे, तब उसके बाद मैं आपको even I think Dr. Vishnu will be सब कुछ अगर सही चलता रहा तो डॉक्टर विष्णु विल बी कवरिंग अप इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट डेटाबेसेस एंड हाउ टू कंडक्ट अ लिटरेचर रिव्यू. बट आई थिंक इट विल डिपेंड हाउ मच टाइम वी हैव इन दिस 3 hours, whatever we can cover. Frankly speaking, this 7 points we have written, it is basically a 2 to 3 day session, but we are trying to summarize that session in 7 points in this 3 hours, which means that कि हम फंडामेंटल्स पे कोशिश ज्यादा करेंगे, आपको रिसोर्सेज ज्यादा प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे ताकि आप इन 3 घंटों के बाद एक्चुअली अपनी जर्नी स्टार्ट कर सके पब्लिकेशन की. राइट, आई स्टार्टेड माय जर्नी इन द लास्ट 3 years. पहले मैं भी एक नॉर्मल हार्डकोर जुझारू टीचर था. पहले नेट की प्रेशर आया तो नेट क्लियर किया, फिर पीएचडी का प्रेशर आया, पीएचडी करा, फिर जैसे जैसे पब्लिकेशन का प्रेशर आया आई स्टूड अप टू दैट चैलेंज आल्सो. राइट, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम सब मिलके, है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि रिसर्च इज आई थिंक overall research is not a pressure. It is science, and we all should learn science and to make it better for our own country, for better our own governments, है ना. हम सबको ये कोशिश करनी है कि हम इसको गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में जितना ज्यादा लेके जा सकें हम सब. और मुझे खुशी है कि आज के डेट में हमारे डॉक्टर एस.के. सिंह साहब जैसे लोग आ चुके हैं, है ना. डॉक्टर आशीष गुप्ता, मतलब वी हैड few days back we had सर लोगों का सेशन हमने करवाया था अपनी यूनिवर्सिटी में और SPSS एंड सर लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन हमारे लिए किया. तो थैंक यू सिंह साहब, वो उसका थैंक्स अगेन आपके लिए और आशीष गुप्ता सर के लिए. तो उससे जो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी देखने को मिली कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में भी अब प्रोफेसर्स SPSS and statistics and they all are talking about all these things. Sorry, I haven't heard that before. This is something which I'm seeing in this current generation. So I think it is congratulations for all of us, specifically the millennials, क्योंकि हम लोगों ने टेक्नोलॉजी को अपने साथ में इवॉल्व होते देखा और हमने ये भी देखा कि हमको कैसे इसके साथ इवॉल्व होकर आगे चलना है. सो इंट्रोडक्शन विल बी रिसर्च साइकिल, देन डॉक्टर विश्वनाथ विल बी टेकिंग यू डीप इनसाइड द फंडामेंटल्स ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन. उसके बाद वापस मैं आपको लेके आऊंगा पीयर रिव्यू प्रोसेस पे. क्या होता है पीयर रिव्यू प्रोसेस, क्या क्या हमको बातें ध्यान में रखनी है. Being an editor of Gurukul Business Review and handling the journal for 2 years, right?
आई विल टेकिंग यू थ्रू द एडिटर्स पर्सपेक्टिव आल्सो, राइट, कि एडिटर्स कैसे एक पेपर को व्यू करते हैं। और फाइनली आज की डेट में जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है, और हम सब इससे सफर कर चुके हैं, कर रहे हैं, स्पेसिफिकली द मिलेनियल्स, फेक प्रेडेटरी क्लोन जर्नल्स क्या होते हैं और कैसे इसका हमारे रिसर्च पे इंपैक्ट है, क्या हमारी इसकी परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट है, क्या हमारी एज अ पर्सनालिटी, एज टीचर की पर्सनालिटी में इंपैक्ट है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दोस थिंग्स एंड एट अराउंड आई थिंक 10:30 इज राइट टाइम, एंड अराउंड 1 or 1:30 वी विल टेक अप द Q&A सेशंस। एंड उस तक जो भी आपके मन में सवाल है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट बॉक्स में रख लें, ताकि डॉक्टर सिंह साहब या जो मैम है हमारी, वो एक बार आपसे उन सवालों को ध्यान में रखते हुए हमसे वो सवाल पूछ सके। राइट, सो ओके, नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द फर्स्ट लाइन, राइट। तो दिस इज द होल स्पेक्ट्रम ऑफ रिसर्च एक्चुअली वी शुड थिंक अबाउट। आज की जो वर्कशॉप है, ये हम बात कर रहे हैं मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपरेशन पे, राइट। हम वी आर टॉकिंग अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ राइटिंग एंड पब्लिकेशन। सो ब्रॉडली अगर हम रिसर्च साइकिल के पर्सपेक्टिव से देखें पब्लिकेशन को, तो आज हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट नंबर 2 के कुछ पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 3 के कुछ पॉइंट्स और पॉइंट नंबर स्टेप नंबर 4 के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, राइट। बट दिस इज नॉट द कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ रिसर्च। जब हम रिसर्च की बात करते हैं, देयर इज अ वर्ल्ड बिफोर दैन दिस, बिफोर स्टेप 2 वी हैव अ वर्ल्ड कॉल्ड एज रिसर्च स्टेप 1, रिसर्च प्रिपरेशंस, and after step 2 and step 3 and step 4, the moment our article is published, there is still a world called as communicating your research, right? So मेरे से पर्सनली अगर आप पूछें तो मैं स्टेप 4 तक काफी काम कर चुका हूं, लेकिन स्टेप 5 मेरा भी वीक है, राइट। डॉक्टर विष्णु स्टेप 5 तक भी काफी अच्छा काम कर चुके हैं, क्योंकि इनके कुछ ऐसे मैट्रिसेस हैं जो कि काफी हाईलाइटेड है इन कंपैरिजन टू मी, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट वर्ल्ड ऑफ रिसर्च एंड पब्लिकेशन, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 एंड स्टेप 5। अभी मैं आपको इनमें डिटेल में लेके जाता हूं, लेकिन इससे पहले मैं आपको इसके नीचे जो सोर्स साइटेशन मैंने दिया हुआ है, आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा इसको जरूर देखें। और अगले 3 घंटे के बाद जो सबसे पहला काम आपको करना है वो इस वेबसाइट पे जाना, ठीक है, researchacademy.elsewhere.com, राइट। मेरी इन 5 स्टेप में से ऑलमोस्ट 80% कोर्सेज मैं कर चुका हूं, राइट। ऑल दीज 5 स्टेप्स as a certification course, as a knowledge base is available in researchacademy.elsewhere। यहां आप जाएं, elsewhere को हम ब्रांड को जानते हैं, स्कोपस एक ब्रांड है, डेटाबेस है जो कि elsewhere से डायरेक्टली एसोसिएटेड है। और आज की डेट में हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशंस, ABDC रैंक पब्लिकेशन, जो कि बाय डिफॉल्ट स्कोपस इंडेक्स नॉर्मली होते ही मिल जाते हैं, राइट। सो जब हम स्कोपस इंडेक्स पब्लिकेशन की बात करते हैं, हम रेप्यूटेड जर्नल्स में पब्लिकेशन की बात करते हैं, तो वी शुड नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स दे वांट, व्हाट आर द थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर। क्या हमारी नॉलेज और उनकी नॉलेज एक है या ये दोनों डिफरेंट हैं? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो मैंने सबसे पहले जो काम किया है मुझे लगता है लास्ट 6 मंथ्स में, मैं रिगरसली इसके पीछे पड़ा हूं और ऑलमोस्ट 80 to 90% कोर्सेज मैं इसके कर चुका हूं। ये सारे जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं, स्टेप 1 के अंदर 3 पॉइंट्स, स्टेप 2 के अंदर डिफरेंट पॉइंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब के सब पॉइंट्स अपना आप में सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं आपके इस researchacademy.elsewhere में। इसको करने से आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला, एक तो आपकी नॉलेज बेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा इन कंडक्टिंग रिसर्च, राइट। और दूसरा ये कि आपको सर्टिफिकेशंस भी मिल जाएंगे, जो कि हमारी NAAC या हमारी IQAC वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया व्हाट हैव यू डन, जस्ट लेट मी नो। तो इन कोर्सेज को करने के बाद आप सर्टिफिकेशंस भी अपने जनरेट करेंगे। हर एक कोर्स टेंटेटिवली 30 मिनट से 1 घंटे का है, जो कि करने के बाद अगर आप सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है। कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे हैं जिनके बाद आपको एग्जाम पास करना होता है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें कि आपको एग्जाम पास करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कंप्लीट भी करेंगे तो आपको 2 चीजें इमीडिएट मिल जाएंगी, फर्स्ट नॉलेज एंड सेकंड वन इज अ सर्टिफिकेट, राइट। तो यू कैन शोकेस दैट सर्टिफिकेट इन एनी ऑफ द डोमेन लाइक LinkedIn, like Facebook, to a university. You can publish that even to a newspaper also, and all these things, right? So सबसे पहला काम जो आपको अगले 3-3.5 घंटे के बाद करना है, वो सबसे पहले researchacademy.elsewhere में जाना है और यहां से इन सर्टिफिकेशन कोर्सेज को करके अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है। I have found it very very interesting and it's very useful and it is completely free of cost. कल को हो सकता है पेड हो जाए, आज की डेट में फ्री है, तो भैया मेरी सजेशन आपके लिए इतनी है कि इसको जितनी जल्दी हो सके कर लीजिए, राइट। तो it will take around 3 months. It will take around 3 to 4 months for you to get this knowledge, and it will take around 4 months to you to implement this knowledge to publish your
फर्स्ट पेपर, राइट? सो रिसर्च पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं ना, तो लेट अस सी दैट 2 और 3 और 4 तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट देयर इज अ थिंग कॉल्ड स्टेप 1 एंड स्टेप 5. स्टेप 1 इज अबाउट रिसर्च प्रिपरेशन, राइट? रिसर्च प्रिपरेशन मींस primarily it should involve 3 important things, right? Other than your research topic which you will be choosing, है ना, जिसकी एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आप जो टॉपिक चूज करते हैं वो अगले 10 साल के लिए जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि 5 या 6 साल में तो हमारी पीएचडी पूरी होती है, राइट? तो जब हम अपनी पीएचडी पूरी करके निकलते हैं, उस टॉपिक की रिलेवेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट? वो हमको ध्यान में रखना चाहिए. उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं रिसर्च प्रिपरेशन में, दीज आर रिसर्च फंडिंग्स, रिसर्च डेटा मैनेजमेंट एंड रिसर्च कोलैबोरेशंस, राइट? हम देखिए, हम एक्चुअली कॉन्सेप्ट ही फॉल्टी है. ओवरऑल हमारा जो थॉट प्रोसेस है वही फॉल्टी. हम पब्लिकेशन की बात कर रहे हैं. मतलब मुझे दुख हुआ कि मैंने सिंह साहब को कहा कि सर इसका टॉपिक रखिए पब्लिकेशन एंड राइटिंग इन पब्लिकेशन, बट एक्चुअली दिस इज नॉट गुड, राइट? क्योंकि पब्लिकेशन की जब हम बात करते हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेपर, कन्फाइंड आवरसेल्फ. बट लॉजिकली research paper is an output of the research you do actually. So important thing is the concept of research which is running at the backdrop, right? और उसके लिए सबसे important चीजों में से एक है आपकी रिसर्च फंडिंग. देखिए, रिसर्च फंडिंग का डायरेक्टली इंप्लीकेशन आपका पड़ेगा स्टेप नंबर 3 पे. डॉक्टर विष्णु उसका पॉइंटर ऑन करना जरा. रिसर्च फंडिंग का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है आपके पब्लिकेशन प्रोसेस के अंदर. देखिए, एक चीज लिखी है मैंने, ओपन साइंस. अब व्हाट इज ओपन साइंस? ओपन साइंस मींस प्राइमरली कि ओपन साइंस, देखिए पब्लिकेशन में 2 प्राइमरी मॉडल्स होते हैं. एक होता है फ्री एसएस मॉडल, ओपन एसएस मॉडल जिसको बोलते हैं, और दूसरा है सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल. ओपन एसएस का मॉडल का मतलब प्राइमरी ये है कि इसमें ऑथर को कहीं ना कहीं से अपनी आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस फीस देनी पड़ती है. लेकिन सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल में बिल्कुल अपोजिट होता है कि ऑथर को कोई फीस नहीं देनी पड़ती. सारी फीस किसको देनी पड़ती है? या तो इंस्टीट्यूशन को, या जो भी इस पेपर को अपने पढ़ने के लिए विड्रॉ करेगा उसको, राइट? तो हम वो पैसा आएगा कहां से, है ना? हम कहते हैं कि हम अच्छी रिसर्च पब्लिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा आएगा कहां से, राइट? उसके लिए रिसर्च फंडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. अगर आपके पास कोई एसोसिएटेड बॉडी है जिससे आपको फंड जनरेट हो रहा है, तो आप अपनी रिसर्च को ओपन साइंस के तहत पब्लिकेशन कर सकते हैं. उसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपको यह मिलता है कि आपकी पर्सनल पब्लिसिटी भी बहुत होती है, मार्केट में ज्यादा वो पहुंचता है और लोग आपको ज्यादा पहचानते हैं. आपकी रिसर्च जिस इंडिविजुअल की नीड सेटिस्फैक्शन तक पहुंचनी चाहिए, वहां तक डायरेक्टली पहुंच सकती है. यू कैन हिट दैट वेरी हार्ड, राइट? तो रिसर्च फंडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. और रिसर्च फंडिंग के लिए देखिए कई सारे इश्यूज हैं. आपको रिसर्च ग्रांट के लिए एप्लीकेशन लिखनी आनी चाहिए. आपको किसको रिसर्च ग्रांट के लिए अप्रोच करना है यह आपको पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, अभी हमारे एक गुरुकुल में न्यू फैकल्टी ज्वाइन हुई है, और ही इज डूइंग हिज पीएचडी आल्सो. तो ही इज वर्किंग ऑन I think in some financial sector with respect to mutual funds and some behavior he's seeing. तो मैंने जब ये कोर्स किया तो मेरे कान खड़े हुए. मैंने उनको कहा, डॉक्टर साहब, friend, why don't you think of an organization which can help you in terms of fundings? आप म्यूचुअल फंड्स में काम करें, इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, टाटा उसके अंदर है, और इतने बड़े बड़े ब्रांड्स म्यूचुअल फंड्स के अंदर है. आप अपनी एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन क्यों नहीं फाइल करते इन ऑर्गेनाइजेशन में? क्या पता आपको कुछ फंड जनरेट हो जाए. आईसीएसएसआर एक बॉडी है स्पेसिफिकली सोशल साइंसेज में. वी नो आईसीएसएसआर, यूजीसी एंड एआईसीटी. आई थिंक दे आर 3 प्राइमरी बॉडीज व्हिच आर गिविंग फंड्स टू अस. सो आई थिंक वी शुड टॉक टू देम. हम बात ही नहीं करते तो हमारे फंड आएंगे कहां से? और जब तक फंड नहीं आएंगे तो हम ओपन एसेस पब्लिकेशंस की तरफ या ज्यादा इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन की तरफ जाएंगे कैसे, राइट? इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर अस. So research funding is a very important parameter. I think before starting your research work, I think you should plan. I think सब मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अगर सुपरवाइजर्स लोग भी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने कैंडिडेट्स के लिए कैसे वो फंड जनरेट कर सकता है. देखिए, उसके बहुत सारे फायदे हैं. आपकी रिसर्च को केवल फंड नहीं मिल रहा है, आपकी रिसर्च को एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है. वर्ल्ड वाइड अवार्ड्स के लिए भी आप जा सकते हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेशंस में भी उसको आप शोकेस कर सकते हैं, एंड एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा. Right? So research funding, one thing is very clear, it is very important as far as your publication output is concerned, as well as your
personal publicity branding is concerned, right? Second important point is research data management, right? So ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको मुझे लगता है इंडियन कंटेक्स्ट में तो स्पेसिफिकली हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं, है ना? हम लोगों ने पीएचडी करी, फॉर एग्जांपल मेरी पीएचडी 2017 में हुई। पीएचडी करने के बाद, राइट, व्हाट आई हैव डन विद माय डेटा टिल डेट, मुझे लगता है मैंने इतना सारा डेटा इकट्ठा किया और उसका जो कितना परसेंटेज ऑफ डेटा पब्लिश किया है थ्रू माय थीसिस एंड अदर्स, ओनली आई थिंक 50%, बट 50% ऑफ डेटा इज स्टिल ऑफ नो यूज, राइट? आई हैवंट यूज्ड दैट डेटा एक्चुअली, right? So when conducting research, I think one should also plan about his research data management, which includes at least three important things. Number one, कैसे आप उस डेटा का यूजेज करेंगे, और यूजेज करने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको डेटा को केयरफुली कलेक्ट करना है और उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है, राइट? देन ओनली यू कैन यूज दैट डेटा। आप कई सारे लोग इसमें यहाँ पे एसपीएसएस के भी हैं, एक्सपर्ट जैसे अमर सिंह सब भी हैं इसमें, राइट? तो वी नीड टू ऑर्गेनाइज दैट डेटा वेल सच दैट वी कैन कंडक्ट अवर रिसर्च वेल। जितने भी A+ रैंक के जर्नल्स हैं, जितने भी Q1 के जर्नल हैं स्कोपस में, ये कभी भी आप सबका डेटा राइट अपना क्रॉस चेक करने के लिए। तो आपके पास, अगर आपके पास फाइल ही ऑर्गेनाइज नहीं है, आपके पास अपना स्ट्रक्चर ही डेटा का ऑर्गेनाइज नहीं है, तो कैसे आप उनसे बात करेंगे, राइट? आपका पेपर वहीं पे रिजेक्शंस में काफी हद तक क्वेश्चन मार्क दौड़ने लग जाता है, राइट? अभी मैंने रिसेंटली एक पेपर है, जर्नल ऑफ टूरिज्म मैनेजमेंट, A रैंक जर्नल है, अपने एक स्कॉलर के साथ वहां पे एक आर्टिकल दिया है, राइट? और उसमें सीधी सी एक रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना डेटा सेट हमको देना पड़ेगा। तो वी आर वेटिंग फॉर देम कि टू दे आस्क अस एंड वी हैव टू गेट द डेटा। और उसके लिए मेरे अपने जो रिसर्च स्कॉलर हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूं, उनको मैंने पहले ही बोल दिया कि भैया अपना डेटा ऑर्गेनाइज कर लीजिए, बिकॉज अदर देन दैट अगर डेटा में कुछ उनको मैनिपुलेशंस दिखे या डेटा फॉल्टी दिखा तो द पेपर विल बी इमीडिएटली रिजेक्टेड, राइट? तो डेटा मैनेजमेंट, रिसर्च डेटा मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स नॉट ओनली अबाउट यूजिंग ऑफ द डेटा, इट इज अबाउट शेयरिंग ऑफ द डेटा ऑल्सो, बिकॉज अगर सपोज आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं, देन यू नीड टू शेयर दैट डेटा ऑल्सो। इट इज अबाउट रीयूज ऑफ द डेटा, बिकॉज रीयूज का मतलब है, और ये तो मुझे लगता है रीयूज की जो फैसिलिटी है वो तो इंडियन कंटेक्स्ट में आई थिंक वी डोंट यूज इट एट ऑल, राइट? रीयूज का मतलब है कि सपोज एक इंस्टीट्यूशन से कई सारे लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है, और आप सबके सब ने अपना एक डेटा बैंक जनरेट किया होगा बड़ी मेहनत से, है ना, मेहनत करके वो डेटा बैंक जनरेट किया है, और वो डेटा बैंक को फिर हम कहीं भी यूज नहीं करते, राइट? तो इंस्टीट्यूशंस को मुझे लगता है कि एक अच्छी प्रैक्टिस है, जितने भी लोग पीएचडी करके जाते हैं, आई थिंक उस डेटा को इंस्टीट्यूशन को स्टोर करना चाहिए, उस डेटा को इंस्टीट्यूशन को प्रिजर्व करना चाहिए। करंट डेटा में अगर आपको डाउट है कि यार कि मतलब इट शुड नॉट बी पब्लिश एंड ऑल, आई थिंक at least old data, people who have done their research work and people who have published their works, I think some of the data of them can be restored in the institution, और future researchers उसको आने वाले जो रिसर्चर है, सपोज किसने बैंकिंग के अंदर ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे काम किया है, और कोई 3 साल बाद कोई कैंडिडेट आता है जिसको रिसर्च करनी है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पे, बट ही डज नॉट हैव अ सोर्स अदर देन लिटरेचर रिव्यू, राइट? अगर उस इंडिविजुअल को वो डेटा सेट भी मिल जाए तो आई थिंक ही कैन कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हिज डेटा वेल, इवन ही कैन यूज द डेटा वेल, इवन ही, और जो जिनका वो डेटा यूज करेंगे उनका प्रॉपर साइटेशन अगर वहां पे आ जाता है तो व्हाट एल्स, व्हाट्स द हार्म इन दैट, राइट? और हमको एक ही चीज से परेशानी है कि हमारा डेटा को यूज करेगा लेकिन हमको साइट नहीं करेगा। मेंडली डेटा फॉर एग्जांपल एक सोर्स है जहां पे कि आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, ओपन एसएस प्लेटफॉर्म है ऑलमोस्ट, जहां पे आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हैं और आगे रिसर्चर्स उसको आपके डेटा सेट को ही यूज कर सकते हैं, और बकायदा आपके डेटा सेट से भी आपकी साइटेशन बढ़ती रहेगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रिसर्च प्रिपरेशन में है रिसर्च कोलैबोरेशन, राइट? सो रिसर्च कोलैबोरेशंस आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन, है ना? Several research grants and career advancement opportunities are directly linked to research collaborations, right? And collaboration in research comes in many forms. Now we know that collaboration in research, it comes in many forms. It includes co-authorship, right? Building research network, and conducting joint research, and even research partnership. So इवन जो अर्ली स्टेज रिसर्चर्स हैं, कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर छोटा सा एग्जांपल देता हूं
I collaborate with different scholars around the world such that I share my knowledge and I extract different knowledges from them. Right? So collaborate with different peoples. People try to collaborate with me because they think that कि कहीं ना कहीं से आशीष आरा जो है वो पब्लिकेशन का एक एक्स फैक्टर जान चुका है जो कि हेल्प करता है पब्लिकेशन. सो दिस इज अबाउट रिसर्च प्रिपरेशन एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे लगता है कि जो छोटा सा ग्लिम्सेस मैंने आपको दिया है यहाँ पे फंडिंग के रिगार्डिंग डेटा मैनेजमेंट और कोलैबोरेशन, आपको ये समझ में आपको कितना इंपॉर्टेंट है. राइट. सेकंड प्रोसेस जो कि राइटिंग फॉर रिसर्च है, वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर विष्णु इसको डीप में लेके जाएंगे, लेकिन उसमें से भी देखिए हम केवल एक पार्ट आज डिस्कस करेंगे, दैट इज फंडामेंटल्स. बट इट इज नॉट द कंप्लीट वर्ड. यू हैव टू टॉक अबाउट राइटिंग स्किल्स बिकॉज क्योंकि इंडियंस की हमारी टेक्निकल राइटिंग स्किल्स वैसी भी वीक होती हैं, है ना. इंग्लिश इज नॉट अवर प्राइमरी लैंग्वेज, इट इज अवर सेकेंडरी लैंग्वेज. सो कहीं ना कहीं से हमको डिफिकल्टी आती है इसमें. राइट. Technical writing, again a very important parameter, right? And technical writing includes many things. How to incorporate tables and figures in your work, right? And other than this, understanding technical writing is about softwares, right? Different type of articles which are required to publish your work. और एक रिसर्चर के लिए एक सबसे important चीज है बुक राइटिंग. आपका हम दुनिया में देखो जितने भी बड़े बड़े लोगों को जानते हैं वो किसके माध्यम से जानते हैं? नॉट बिकॉज ऑफ रिसर्च पेपर्स, नॉट बिकॉज ऑफ देयर साइटेशंस. वी नो ब्रांड्स इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन बाय देयर बुक्स. सो आई थिंक एक रिसर्चर को अपनी एक बुक का जरूर ध्यान रखना चाहिए. जिस भी टॉपिक पे वो काम कर रहे हैं उस बुक से उनको एक उस फील्ड में एक किताब जरूर निकालनी चाहिए. मुझे लगता है कि जो लोग सुपरवाइजर हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने स्कॉलर्स को बाय द एंड ऑफ एटलीस्ट से the 6th year, the moment they are done with their work, I think a book should be out. Having two co-authors, one is the scholar and the supervisor, right? जितने भी बड़े नाम जानते हैं हम, है ना, चाहे वो फिलिप कॉटलो मार्केटिंग में, why do we know them? Principles of marketing books, है ना, why जॉन क्रेसवेल रिसर्च डिजाइन. So हम जितने भी बड़े नाम जानते हैं इट इज थ्रू बुक्स. तो वन शुड डेफिनेटली गेट इनटू दिस बुक राइटिंग. लेकिन ये सब चीजें आप सीख सकते हैं अगर आप इस researchacademy.elsewhere में जाएं. So it is about third step is about publication process, which is about understanding fundamentals of publishing, and it is about many things, right? Fundamentals of publishing is about many things. It is about understanding the journal publication cycle, right? Making sense of science stories, understanding that different IDs which you can associate it with you. Example, ORCID ID and Publon ID. There are two important IDs. One should definitely get that ORCID ID and Publon ID. ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होती हैं जो कि कोई भी रिसर्चर दुनिया में आपको उस आईडी से पहचान सकता है कि ये इंडिविजुअल कौन है. जैसे हमारे यहाँ पे आधार कार्ड होता है, ये रिसर्च का आधार कार्ड मान सकते हैं आप ORCID ID को. एंड फाइंडिंग द राइट जर्नल बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है. राइट जर्नल कैसे फाइंड किया जाता है, और इस पॉइंट को मैं कोशिश करूंगा आपको आखिरी में दिखाऊं कि कैसे राइट जर्नल तक पहुंचा जाता है. इसके अलावा एक फैक्टर है इसमें एथिक्स का, है ना. पब्लिकेशन प्रोसेस में एथिक्स की बहुत इंपॉर्टेंस है. एंड एथिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग प्लैगरिज्म. एथिक्स इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग do not give authorship to anyone who do not contribute to the research, to your work. Gift authorship means unnecessary using someone's name, giving credit to someone without any proper cause. And ethics is about taking necessary permissions which are required to conduct your work, right? So कभी डिटेल में समय लगेगा तो इनको आगे जाके एक सेशन और कर लेंगे की मदद से. देन पब्लिकेशन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और भी है, दैट इज ओपन साइंस, जिसका शॉर्ट ग्लिम्सेस मैं आपको दे चुका हूं. डिटेल में आप या तो इस कोर्स में जाके देख सकते हैं या हम इसको एक सेशन बाद में भी कर सकते हैं. एंड अदर देन सी पब्लिकेशन में 0 से लेकर 10 के स्केल में सब तरह के जर्नल्स हैं. और स्कोपस की डेटाबेस की बात करें तो ये इसको 4 क्वार्टर्स में बांट देता है, Q4, Q3, Q2 एंड Q1, राइट. सो द जर्नल्स विद हाई वेरी हाई इंपैक्ट फैक्टर्स यू विल फाइंड देम इन Q1, राइट. और उसको टारगेट करने के लिए जो मैं आपको बता रहा था रिसर्च डेटा मैनेजमेंट, आई थिंक दैट विल कम वेरी हैंडी, राइट. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच आर अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिकेशन प्रोसेस एंड वी नीड टू लर्न ऑल. आज भी जो हम बताएंगे बहुत शॉर्ट ग्लिम्सेस होंगे. वी नीड टू लर्न देम इन डेप्थ if we want to publish a
a good research, not only research paper but a good research. And then again एक बहुत बड़ी अड़चन जो लोगों को आती है, और मुझे लगता है कि मेरा पब्लिकेशन प्रोसेस जो हुआ उसके बाद सबसे पीछे जो मुझे इम्पोर्टेंट थी कि मैंने इस पीयर रिव्यू प्रोसेस पे ध्यान नहीं दिया। आर्टिकल में हमेशा से अच्छे बनाता था, लेकिन अगर मैंने पीयर रिव्यू प्रोसेस में पहले से ध्यान दिया होता कि क्या कॉन्सेप्ट्स हैं पीयर रिव्यू के, है ना, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं खुद भी एक पीयर रिव्यू बनूं, पीयर रिव्यूअर बनूं, तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। जब मैं इसमें डीप गया तो मुझे केवल, अगर आप एक छोटा सा काम भी कर लेंगे ना, अगर आप किसी यूजीसी जर्नल के भी अगर आपको पीयर रिव्यूअर बनने का मौका मिले, प्लीज बन जाइए। That if you are having the eligibility to become a reviewer, become that, because this is the learning of the field of research, right? If you get chance, do that, because you will learn, है ना। हम दूसरे के काम को जब एनालाइज करेंगे तो हम खुद भी सीख जाएंगे कि हमारे काम में कहाँ कमी है, राइट। और गोइंग थ्रू पीयर रिव्यू प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आई विल टेल यू दैट इन डेप्थ, क्योंकि ये आज के सेशन का पार्ट है। लेकिन यहां पे दुनिया खत्म नहीं होती। इसके बाद हमको, मेरी गलती भी स्टेप 4 तक ही है। स्टेप 5 एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपके रिसर्च के अंदर, बिकॉज सी हम पब्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन दुनिया को कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो इट्स ऑफ नो यूज, राइट। वी शुड नो हाउ टू कम्युनिकेट आवर रिसर्च। अभी जो मैंने अपना एक पेपर सबमिट किया जर्नल ऑफ टूरिज्म में, उसने मुझसे पूछा कि आपके पेपर का सोशल इंपैक्ट क्या है। सोशल इंपैक्ट का मतलब है कि एज अ कम्युनिटी व्हाट्स योर पेपर इज कंट्रीब्यूटिंग, एंड दैट वाज अ चैलेंज फॉर मी टू राइट दैट सेक्शन। And communicating your research means ensuring your visibility too. It's not only about social impact, it is about ensuring visibility, and it is about inclusions and diversity for researchers. And inclusion of ensuring visibility means, देखिए, आपको रिसर्च को केवल पब्लिश नहीं करना, राइट, आपको रिसर्च को पब्लिश नहीं करना, आपको उसको प्रमोट भी करना है, और उसको साथ ही साथ मॉनिटर भी करना है कि वो आपका रिसर्च पैरामीटर कहां तक बढ़ रहा है। अभी जो एक रिसेंट पेपर जो मेरा निकला है, ई गवर्नेंस एंड इट्स इंपैक्ट, जो कि एफआईबी बिजनेस रिव्यू जर्नल में इंडेक्स्ड है, तो मैंने अभी उसको, सेज का जर्नल है एफआईबी बिजनेस रिव्यू, जब मैंने उसमें देखा तो मेरा आर्टिकल ऑलरेडी 131 बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसका मतलब है कि जैसी वो रिसर्चर्स मेरे आर्टिकल को डाउनलोड किया है, और अगर 50% लोगों ने भी उसको साइट किया होगा, तो 51 साइटेशंस मुझे, 51 साइटेशंस मुझे इमीडिएटली 2022 में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो आप अपने पेपर को ये भी देख सकते हैं कि क्या लोग उसको पढ़ते हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, या केवल मैं पब्लिक अपने एम्पिरिकल स्ट्रक्चर वाले पेपर को दुनिया को मत दिखाइए, उसका एक सॉफ्ट वर्जन जो कि दुनिया को समझ में आए वो दिखाइए, और उसको आप अपने फेसबुक पे, उसको आप लिंक्डइन पे, डिफरेंट सोशल मैट्रिक्स में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। आप स्पेसिफिकली, मुझे लगता है काफी लोग यहाँ पे गवर्नमेंट वाले हैं, तो आप उसको, तो आपकी तो न्यूज में बड़ी अच्छी जान पहचान है, न्यूज पेपर्स में उन आर्टिकल्स का एक ऐसा वर्जन जो कि दुनिया के काम आ सके, आप उसको निकाल सकते हैं। इससे आपकी जो कहता है ना, ख्याति भी बढ़ेगी। यू विल गेट अप्रेजल्स, यू विल गेट रिवॉर्ड्स फॉर दैट, पीपल विल नो यू बिकॉज ऑफ योर रिसर्च, एंड एक्सेट्रा, बिकॉज नाउ वी आर नॉट ओनली टीचर्स, वी हैव टू गेट इनटू द वर्ल्ड ऑफ पब्लिकेशन. So thank you. This is about research cycle. The 5 important process. Step 1, preparation, writing for research. Step 3, publication process. Step 4, navigating peer review, and step 5, communicating your research. इसको डिटेल में आप एक बार रिसर्च एकेडमी डॉट एल्सवेयर में जाएंगे 3 घंटे के सेशन के बाद, वहां पे आप डिटेल में देख सकते हैं. So thank you from my side for this opening session. Now Dr. Vishnu will take you deep inside step 2, that is writing for research. Thank you. Yeah, well, thank you, Dr. Ashish, for introducing us to the research process and the research cycle. So, as you have given me the stage now, so now I'll discuss the fundamentals of manuscript preparation. And I will discuss this practically through examples of my own publications, which I have done over the years. And I'll give you a rundown of how we can approach preparing a manuscript, and what are the key points or the key features that are needed or that are looked after when we are preparing a manuscript. Because manuscript preparation is very, you say a very rigorous or a very continuous process. It takes a long time, and it is just like
producing a movie or producing a song. You have to put different elements, you have to source different elements, you have to see that they work together, they tell a story, and then you have to, put out your best effort in combining all these things and then getting it published or getting it first reviewed by the reviewers and then getting it published. And it is very important and very imperative that you do put out your best effort when writing the paper, because the paper when published, it is basically open to the entire world and everybody is open to seeing that. So it is advised that you put your best effort possible when writing a research paper. So let me just share with you two of my papers, and you can have a very good idea as to how we proceed or how I proceeded with preparing these two manuscripts. So I think the screen is visible. You can see the research paper article. Okay. And please switch off your mics. Getting a lot of disturbance on the background. Hello. Hello. Yes, sir. Yeah, please switch off your mics. I'm getting a lot of disturbance on the background. कृपया सभी प्रतिभागी अपना माइक जरूर स्विच ऑफ रखें, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है और इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन कृपया आप इसको ध्यान से सुनिएगा और कोशिश करिएगा कोई डिस्टरबेंस ना होने पाए। दैट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट विथ यू। हाँ सर, कंटिन्यू प्लीज। Okay, so I think everybody can see the research paper that I have shared on the screen. Is the paper visible? Yes, sir. Okay, so this is one of the papers that I published from my PhD thesis back in 2015, and this